गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में आर्टिकल का थर्ड पार्ट को लेकर के आया हूँ और इसमें आज हम आप लोगों को जो फैक्ट लिखा गया है उसको लेकर के मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें जो है देखेंगे पर्टिकुलरली थर्ड पार्ट में हम लोग कि आर्टिकल का प्रयोग क्या फैक्ट के अनुसार में जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो फैक्ट है, अर्थात उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं कहा जा सकता, फैक्ट कहा जा सकता है। उसी को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आज जो हम लोग देखेंगे वह जो पार्ट होगा वह होगा यूज ऑफ द। क्या होगा? यूज ऑफ द होगा, अर्थात द का प्रयोग करने के लिए देखेंगे कि द कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पहले हम लोग को द का प्रयोग करना चाहिए। उसी को लेकर के आज हम आप लोगों के साथ में ये वीडियो लेकर के आया हूँ और उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग जो सीरियल वाइज नंबर में लाए हैं उसको देखते हैं। तो चलिए बस आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है इसमें वह दिया गया है द इज यूज्ड। द इज यूज्ड बिफोर द नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड। नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मकसद क्या होता है? नेशनल जो हम लोग है वर्ड नेशनल से ही नेशनैलिटी बना हुआ है। आप देख रहे होंगे नेशनल से क्या बना हुआ है? नेशनैलिटी बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी किसी भी राष्ट्र को संबोधन करे, एक्सप्रेस करे, उस प्रकार के वर्ड के साथ में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम लोग सपोज दैट कोई वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड के पहले द लगेगा। सपोज दैट मैं एग्जांपल लूँ, हम लोग इंडियन हैं INDIAN इंडियन। तो इंडियन में यदि एस लगा है, इंडियंस हो गया, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, द इंडियंस हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है? उसी तरीके से यदि हम लोग अमेरिकन्स लें, सपोज दैट अमेरिकन्स लें, तो उसमें क्या है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि द इंडियंस हो गया। तो उसी तरह से सपोज दैट यदि अमेरिकन्स आता है, अमेरिकन्स, ठीक है ना। समझिए, एक एक चीज़ को बारीकी तरह से समझिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अमेरिकन्स है तो ये नेशनैलिटी को एक्सप्रेशन करता है कि वो कौन सा नेशनैलिटी बिलोंग करता है। तो अमेरिका का रहने वाला जो अमेरिका में रहता है, जो कहाँ पर रहता है जी? अमेरिका में रहता है। अमेरिका में रहने वाला ये क्या कहलाता है? अमेरिकन्स कहलाता है। तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा, द अमेरिकन्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है द इंडियंस। तो इंडियंस जो है तो कहाँ, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इंडिया। देखिए इंडिया से बना है। किससे बना है? इंडिया से बना है। इंडियन से इंडियंस बनता है, ठीक है। तो आप क्या है ना कि किसी भी नेशनैलिटी को शो कर रहा है तो उसके पहले द लगाना पड़ेगा, जैसे द इंडियंस। उसी तरीके से हम लोग अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे और एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो देखिए क्या है। द एशियन, आपको पता होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते होंगे कि हम लोग कौन सी कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कौन सी महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। तो एशिया में रहने वाले क्या कहलाते हैं? एशियंस कहलाते हैं, ठीक है ना। एशियंस, ठीक है। यहाँ पर एस लगाया गया है, इसको प्लुरल बनाया गया है, ना कि सिंगुलर। आगे देखिए इंग्लिश, द इंग्लिश समझ रहे हैं आप? इंग्लिश का मकसद क्या समझ रहे हैं कि ये लैंग्वेज है? लैंग्वेज नहीं, गलत है।
ये लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये जो इंग्लिश आया है वो मैं आपको बता दूं, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पीपल को क्या बोला जाता है? इंग्लिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश बोला जाता है। कहाँ के पीपल को बोला जाता है इंग्लिश? समझ गए मेरी बात को? इंग्लैंड के पीपल को इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए द डच, है ना, द डच। उसी तरीके से देखिए दिया हुआ है द पाकिस्तानीस, पाकिस्तानीस समझ रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के लोग हैं पाकिस्तानीस कहलाते हैं। द फ्रेंच, द फ्रेंच, है नहीं, फ्रांस जो है फ्रांस के लोग फ्रेंच कहलाते हैं, द फ्रेंच। इसके बाद द इंडियंस, ठीक है, द अमेरिकन्स, ETC हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आप लोगों के पास में एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आती है उसको लेकर के मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैंने लिखा द इंडियंस आर very intelligent, the Indians are very intelligent। इसके बाद में और लंबा करने के लिए मैं कर देता हूँ द इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट in all sectors, यानी बोला जा रहा है कि जितना भी भारतीय हैं सभी भारतीय लोग क्या हैं? सभी सेक्टर में इंटेलिजेंट हैं, तेज हैं। तो यहाँ पर इंडियंस है तो इंडियंस के पहले आर्टिकल क्या आया? द आया। तो आपको इसी चीज़ को याद रखना है कि इंडियंस यानी किसी नेशनलिटी की बात हो तो वहाँ पर उसके पहले हमको क्या लगाना है? द लगाना है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लुरल हो, मीनिंग इससे लेना देना नहीं रखता है। कारण क्या है? ऐसी बात क्या है जो ऐसी सिचुएशन होती है? समझिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने सपोज दैट यदि बोला द इंडिया, या नहीं तो बोला द इंडियन, फिर मैंने बोला द इंडियंस। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है, ये देखिए यहाँ पर इंडिया जो दिया गया है ये प्रॉपर नाउन है। इंडियन जो वर्ड है वो इंडियन भारतीय बन गया। तो यहाँ पर क्या है? ये सिंगुलर है, किसी एक इंडियन के बारे में बोला जा रहा है तो यहाँ पर द लगेगा। ठीक है, अब इसके पहले आप ए भी लगा सकते हैं, या तो एन, जो भी लगेगा एन इंडियन होगा यदि किसी एक के बारे में हो तो आप इसके पहले भी आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका कहीं PCN में दिया हो, प्लुरल काउंटेबल नाउन में दिया हो, तो यहाँ पर द ही लगेगा। ए और एन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मेरी बात को समझ गए होंगे। देखिए वैसे कहा जाता है कि इंग्लिश में आप यदि प्रीपोजिशन और आर्टिकल को अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपका इंग्लिश में पढ़ाई करना और इंग्लिश की ज्ञान प्राप्त करना अधूरा है। आर्टिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिएगा तो कदापि आप नहीं कर सकते, गलत कर बैठिएगा। समझ गए? इसीलिए इस फैक्ट और कॉन्सेप्ट को आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि सिचुएशन के अनुसार में द कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। मैंने बोला इनडेफिनिट में आप एन लगाएंगे और यदि डेफिनिट है तो द लगाएंगे। यानी डेफिनिट का मकसद हम लोग द इंडियन, देखिए यहाँ पर लिखे हैं द इंडियन भी लिखे हैं और एन इंडियन भी लिखे हैं। तो एन इंडियन
यानी इस एन इंडियन का मकसद होता है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग है, अर्थात वह इंडियन के बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन इतना जानते हैं कि वह भारतीय है, वह भारतीय है। ठीक है, लेकिन यदि द आ गया, द इंडियन, यदि मैं उसके बारे में जानता हूं, जैसे तुम इंडियन हो, तुम इंडियन हो, तो यहां पर हो जाएगा यू आर एन इंडियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि द इंडियन लगाते हैं, द लगाते हैं, और वह भी कब, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में, जैसे द इंडियन, द इंडियन, तो वहां पर सिचुएशन क्या हो जाती है कि आपको एस और ए एन को बढ़िया से समझ करके आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप दैट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ सेकेंड नंबर में, समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशियन एंड बे गल्फ। सी में समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है। सी का मकसद होता है समुद्र, सी मीन्स समुद्र। ओशियन क्या है, ओशियन महासागर है ना, महासागर है ना, महासागर है, अर्थात सी से भी बड़ा बनता है वो ओशियन कहलाता है। बे और गल्फ, ये जो बे और गल्फ है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग खाड़ी है। समझ रहे हैं ना, क्या है, खाड़ी है। ठीक है, खाड़ी, BAYGULF, ये दो वर्ड लिख दिया हूँ जो दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, उसके पहले आपको द लगाना है। तो सबसे पहले हम ओशियन का समझते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि ओशियन कितना होता है, बताइए कितना होता है, बताइए। आधे आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और समझ में आया होगा, है ना। बताइए, देखिए पैसिफिक ओशियन, ओशियन है पैसिफिक ओशियन, जो हमारे ओशियन में देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन बहुत ही ग्रेटेस्ट ओशियन माना जाता है। तो पैसिफिक ओशियन यदि आपको सेंटेंस में कहीं भी नजर आए तो उसके पहले द का प्रयोग करना है। लेकिन एग्जामिनर करता क्या है, द को प्रयोग हटा देता है, द कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है। तो आपको वो चीज़ को केयर करना पड़ेगा कि यदि ओशियन का नाम आया है पैसिफिक ओशियन या तो फिर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, है ना, अंटार्कटिका ओशियन, तो क्या उसके पहले द का प्रयोग किया गया है या नहीं। अर्थात कहने का मकसद है द प्लस नेम ऑफ ओशियंस। समझ गए, द प्लस नेम ऑफ ओशियन। तो ये द किसके लिए आएगा, ये द जो है वो नेम ऑफ ओशियन के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी ओशियन का नाम आ सकता है, द अंटार्कटिका आ जाएगा, है ना, द अंटार्कटिका, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। इसी को सेंटेंस में भी दिया जा सकता है ना। द पैसिफिक ओशियन इज नॉन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। समझ रहे हैं ना, द पैसिफिक ओशियन इज नॉन एज द ग्रेटेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे ग्रेटेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन को माना जाता है। समझ रहे हैं, तो वहां पर क्या करेगा, आपको एग्जामिनर दो तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज क्या करेगा वो समझिए। सबसे पहले यदि आपको दे दिया जाए द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन इज known as one of the greatest ocean in the world, या नहीं तो सेकंड में दे सकता है पैसिफिक ओशियन is
known as one of the greatest ocean in the world, in the world, in the world। समझ गए क्या है ना। यहाँ पर देखिए पैसिफिक ओशियन दिया, लेकिन इसके पहले द दिया क्या, नहीं दिया। आपको इसको इस तरह कर देगा, है ना, आपको इसको इस तरह कर देगा। यहाँ पर देखिए आपको ए बना देगा, बी रहेगा, ए सी रहेगा, ए डी रहेगा, और नो एरर दे देगा यहाँ पर, नो एरर, और यहाँ पर डी दे देगा, सॉरी ई दे देगा। आप बोलेगा फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा पोर्शन में आपका गलत है, तो आप क्या कर बैठिएगा बताइए। आपको देखना पड़ेगा कि पैसिफिक ओशियन के पहले यहाँ पर द नहीं लगा गया है, यहाँ पर द होगा, क्या होगा, द होगा, तो अर्थात ये पोर्शन में गलत है। और वही देखिए द पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर देखिए पैसिफिक के बाद में द लगाया गया है, अर्थात ये पोर्शन सही है। इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओशियन भी सही है इन द वर्ल्ड। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी डिग्री की क्लास होगी तो मैं बता दूंगा ग्रेटेस्ट यहाँ पर आया है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो याद रखिएगा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, किसी भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो उसके पहले द आएगा। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम, द बेस्ट, आ रहा है समझ में, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, द लेटेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये चीज़ भी आप अलग से कॉन्सेप्ट इसको माइंड में रख लीजिएगा, ये भी आपका बहुत ही बेनिफिट आपको होगा, ठीक है ना। एक के साथ एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गया आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं सी समझ रहे हैं, मैंने बताया था ना सी के बारे में। चलिए सी देखिए, द डेड सी का नाम है डेड सी, इसके पहले देखिए यहाँ पर द लगाया है। अरबियन सी, इसके पहले द लगा है। ब्लैक सी, रेड सी, कैस्पियन सी, अजॉब सी, है ना। इसके बाद देखिए ब्यूफुट सी, ईटीसी में और बहुत सारा आ जाएगा इसमें, तो इसके पहले क्या लगाना है, द। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि द प्लस नेम ऑफ सी, यानी किसी भी नाम आ जाए तो उसके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। लेकिन ये द किसके लिए काम करेगा, नेम ऑफ सी के लिए काम करेगा। वही यहाँ पर द ब्लैक सी, द रेड सी, द डेड सी, द अरबियन सी, द अजॉब सी। आप इसको भी उसी तरह से, जिस तरह से लिखे ना द पैसिफिक ओशियन, उसी तरीके से ये भी आपका सेंटेंस में बना करके दे दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। और वहाँ पर आप लोग को केयर करना पड़ेगा। तो शॉर्ट की क्या है पता है, शॉर्ट की यह है कि किसी भी सी का नाम आ जाए तो उसके पहले द लगेगा, किसी भी ओशियन का नाम आ जाए तो उसके पहले द लगेगा, ठीक है ना। दो चीज़ अभी आप लोग समझ गए। अब लास्ट हम लोग जो जा रहे हैं गल्फ और बे के बारे में, उसके बात करेंगे। देखिए आगे जो दिया गया है वो देखिए आप लोग को 3rd नंबर में यहाँ पर क्या मिलेगा, बे और गल्फ। यहाँ बॉय नहीं होगा, बे होगा, सॉरी स्टूडेंट, BAY, है ना। क्या होगा, BAY। ये बहुत अंतर है, ये जो है ना वर्ड। आपको एक चीज़ पता है क्या, BOY, BAY, BUI, ये तीनों वर्ड देखिए किस तरह लगता है बताइए, तो बताइए। स्टार्ट में बी है, लास्ट में बी है, और यहाँ पर वो, यहाँ पर ये, यहाँ पर यू। कहने का अर्थ यह है केवल वॉयल चेंज हुआ है लेकिन मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। ये बॉय मीन्स लड़का होता है, आप लोग जानते हैं, जो नाउन है। BAY बाय मीन्स क्या होता है, गल्फ होता है, अर्थात कहने का मकसद खाड़ी होता है, जो नाउन है। BUI बाय मीन्स होता है इफ़ यू वांट टू समथिंग परचेज, बाय मीन्स खरीदना, ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है, समझ गए ना। देखिए
ये 3 वर्ड आप लोग अभी एक्स्ट्रा में देख लिए, तो आप इसको भी याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए मैंने बोला था कि किसी भी गल्फ का नाम, खाड़ी का नाम आ जाए तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है द बे ऑफ बंगाल। बंगाल समझते हैं ना, बंगाल की खाड़ी। हम लोग बोलते हैं ना कि पानी पड़ने के लिए स्टार्ट हो गया, खास करके झारखंड और उड़ीसा में मानसून जब बनती है, और साथ ही साथ बिहार का कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर उसके तटीय इलाका तक पानी जब बंगाल की खाड़ी से उठती है ना, तो वो क्या होती है, हम लोग कहते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी से पानी आई है, अर्थात वहाँ से वो तूफान उठ करके निकली है। तो वही द बे ऑफ बंगाल, यानी कहने का अर्थ यह है बंगाल की खाड़ी, तो उसके भी पहले द लगेगा, समझ गए। द गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको गल्फ जो है वो कहाँ पर है, गल्फ ये मेक्सिको में है, तो मेक्सिको की खाड़ी, तो मेक्सिको की खाड़ी को भी आपको उसके पहले द का प्रयोग करना है। इसको भी आपको इस तरह का नहीं दिया जाएगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि फैक्ट है आपका, लेकिन जब मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज को लेकर के आएंगे तो टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे कि जब टेस्ट होगी तो हम बहुत सारे कॉमन एरर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिस कॉमन एरर में आप लोग देखिएगा कि कहाँ पर द लगेगा, कहाँ पर ये लगेगा, कहाँ पर यन लगेगा, और देखने के बाद में आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये पोर्शन में गलत है, यहाँ पर करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो इन सभी सारी चीज़ों को मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ये सेंटेंस में जब आएगी तो आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि किसी भी सी, किसी भी ओशियन, किसी भी बे का नाम आ जाए तो उसके पहले द लगेगा। तो दोस्तों आपको मैं शॉर्ट में एक फार्मूला दे दूं, बता दूं इसको कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखने के लिए शॉर्ट की। चलिए देखिए शॉर्ट की क्या है, द प्लस नेम ऑफ सी आ जाएगा, इसके बाद ओशियन आ जाएगा, इसके बाद गल्फ आ जाएगा, ठीक है ना। समझिए कितना बेहतरीन तरीका है ये ऑब्लिक का मकसद आप लोग समझते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से आता होगा समझ में। ऑब्लिक का मकसद होता है और मीन्स समझते हैं ना, जिसको हिंदी में कहते हैं या, ठीक है। यदि सी का नाम आ जाए तो उसके पहले भी द लगाएंगे, सी के नाम के पहले द लगाएंगे, या नहीं तो ओशियन का नाम आ जाए, नेम ऑफ ओशियन, तो भी द लगाएंगे। यदि गल्फ आ जाए तो उसके नाम के पहले भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नेम। लेकिन ये जो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, बताइए। द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, बताइए। आ रही है बातें समझ में। द का प्रयोग ओशियन के नाम के लिए आएगा, सी के नाम के लिए आएगा, गल्फ के नाम के लिए आएगा, ठीक है ना। आई होप दैट आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और जब कॉमन एरर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊँगा, तो आप लोगों को और ही बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इसको केवल आप पेन और कॉपी लेकर के इसको दिमाग में सेट करते जाना है, लिखना केवल नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए क्या बता दिया, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट के जैसा बना दिया, इसको स्ट्रक्चर के जैसा मैंने बना दिया। तो ये सेंटेंस में आ जाए या कहीं भी आ जाए, दिमाग में एक ही चीज़ को रखना है। क्या रखना है, किसी भी सी का नाम आ जाएगा तो द लगाएंगे, ओशियन का नाम आ जाए द लगाएंगे, गल्फ का नाम आ जाए तो द लगाएंगे। यहाँ तक आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसमें और कुछ है, मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ जो द बे ऑफ चाइना। ये भी चाइना जो है, बे ऑफ चाइना यानी चाइना की खाड़ी, द बे ऑफ पर्शियन गल्फ, इसके भी पहले द बे ऑफ मटवेन,
द लगेगा। इसके बाद द विस्की, इसके भी पहले द लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि मैंने जो अभी स्टेप आप लोगों को बताया था, आर्टिकल में आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा द प्लस नेम ऑफ क्या, गल्फ। ठीक है, ये केवल अभी मैंने इसके लिए बताया, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो जो मैंने पीछे बताया था वो भी लिख सकते हैं। सी लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, ओशियन लिख लीजिए। ठीक है ना, एक ही कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जब कभी आपका एग्जाम आएगा और लिखा हुआ जब निकालिएगा कॉपी रिवाइज मारने के लिए, तो तुरंत दिमाग में आपका नोक हो जाएगा। क्या नोक हो जाएगी, नोक दिमाग में यह तुरंत हो जाएगा कि किसी भी ओशियन के पहले द आएगा, नाम जो ओशियन का नाम आ जाएगा तो द रहेगा, सी का यदि नाम आ जाएगा तो द रहेगा, गल्फ का नाम आ जाए तो द रहेगा। ठीक है ना, और ये द आर्टिकल है और काम किसके लिए करेगा, ये नाम के लिए काम करेगा। ओशियन का नाम, गल्फ का नाम, सी का नाम के लिए वर्क करेगा। क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है ना, ये जब सेंटेंस में हम आप लोगों को बताएं ना कि सेंटेंस जब कराएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन समझते हैं ना, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे और अभी भी आप लोगों को ये चीज़ भली भांति अच्छे तरीके से जानते होंगे। क्या जानते होंगे फ्रेंड्स, कि किसी भी डायरेक्शन जो दिया हुआ है ना, डायरेक्शन का मकसद होता है दिशा। दिशा समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन का मकसद दिशा होता है। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में उसको, है ना, आराम से हिंदी में उसको बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है ना, तो आप उसको भी आराम से सिजो सकते हैं, अर्थात उसको आराम से दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आ गया बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन में यदि किसी का नाम आ जाए, जैसे ईस्ट, देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में ईस्ट, तो यहाँ पर द आएगा किसके पहले, नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले। कहने का अर्थ यह है कि द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शंस का नाम आ जाए तो आपको क्या लगाना है, वहाँ पर द लगाना है। क्या लगाना है, द लगाना है। लेकिन ये द किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा। ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को पहले ये द का बारे में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। देखिए द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ वेस्ट। आ रहा है समझ में, द साउथ वेस्ट, द ईस्ट वेस्ट, द ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट समझ रहे हैं कि नहीं, ईस्ट वेस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए कि यदि आप कहीं भी देखिएगा किसी भी तरीके का नक्शा दिया हुआ है, यदि उसको डायरेक्शन के रूप में आपको सिजोना है, जैसे मैंने ये चीज़ को यहाँ पर आयताकार मैंने एक शेप बनाया। ठीक है ना, ये मान लीजिए इधर ईस्ट है, इधर जाकर के वेस्ट है, इधर जाकर के नॉर्थ है, इधर जाकर के साउथ है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट हम लोग बोलते हैं ना, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो इसके पहले द लगेगा। यदि बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर बोलेंगे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। समझ गए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो इसके पहले क्या आएगा, द आएगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। आई होप दैट आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए जैसे सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज किधर उगता है जी,
पूरब में, तो ये ईस्ट क्या हो गया, नेम ऑफ डायरेक्शन हो गया, नेम ऑफ डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, नेम ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो देखिए उसके पहले द आया है, यहाँ पर द आया है। आदि कहीं सेंटेंस में आपको ऐसा देखने मिले, द सन राइजेस इन ईस्ट, तो आप तुरंत गलत निकाल दीजिएगा कि यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है बताइए? सेंटेंस इसलिए गलत है कि यहाँ पर नेम ऑफ डायरेक्शन दिया गया है, और नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले क्या आता है जी, द आता है, तो द यहाँ है क्या, नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन वह ईस्ट के पहले देखिए द है, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? इसी के साथ हाथ लगे एक चीज और नोट कर लीजिए दिमाग में, आ गया सन, आ गया सन, तो सन के पहले भी द आया, क्यों? समझ में आ रही है आप लोगों को क्यों आई द? बताइए, क्या ये सन नहीं हो सकता? क्या विदाउट आर्टिकल का सन नहीं लिख सकते थे? क्यों लिखे सन बताइए? सन हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ मैं हाथ लगे बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि दुनिया में जितना भी वो आपको यूनिक चीज़ मिले, यूनिक चीज़ मिले, एक्सेप्शनल चीज़ मिले, उसके पहले द लगाया जाता है। जैसे सन आ गया तो द सन, मून देखिए एक है तो द मून, अर्थ देखिए तो द अर्थ, समझ रहे ना, द अर्थ, समझ रहे हैं कितना अच्छे तरीके से आ रहा है। उसी तरीके से द सन, द मून, द सन, द मून, द अर्थ, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सारी चीज़ें यूनिक जो रहती है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। आई होप दैट आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और समझ भी गए होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। चलिए समझ गए, ठीक है ना। तो सेंटेंस में भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह से दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आई होप दैट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आगे की ओर चलता हूँ और देखता हूँ आगे क्या है। चलिए देखिए 4 नंबर बोला जा रहा है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ब्रांचेज एंड आर्म्ड फोर्सेस। द इज यूज्ड, ये जो द है इसका प्रयोग किया जाता है किसके पहले, गवर्नमेंट ब्रांचेज। गवर्नमेंट ब्रांचेज में समझते हैं सरकार की जितनी भी शाखाएं हैं, सरकार की जितनी भी शाखा है, ठीक है ना, उस शाखा में के पहले या नहीं तो आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में समझते हैं आर्म्ड फोर्सेस का मकसद होता है जो फोर्सेस की पूरी तरह से आर्म्ड किया गया हो, सुरक्षा कवच के रूप में हो, और वो आर्म्ड फोर्स के बारे में बोला जा रहा हो तो उसके भी पहले द लगेगा। समझिए कैसे। नेवी, नेवी देखिए ये भी एक गवर्नमेंट की ब्रांच है, गवर्नमेंट की क्या है, ब्रांच है नेवी। आप लोग नेवी सुने होंगे ना, नेवी किसे कहते हैं, नेवी एक प्रकार का फोर्स होता है ना जो कहाँ पे, वाटर में काम करते हैं, वो पानी में है ना, पानी में रहने वाले जो जल सेना होते हैं उसको क्या बोला जाता है, नेवी बोला जाता है। समझ गए, तो द नेवी। इसके बाद देखिए आर्मी दिया गया है, आर्मी समझ रहे हैं, द आर्मी। आर्मी क्या होता है, ये आर्मी थल सेना है ना, आर्मी, आर्मी। उसी के बाद देखिए द एयरफोर्स, जो जहाज में उड़ता है, वायुमान सेना जिसको कहते हैं वायुसेना। वायुसेना समझ रहे हैं, जो केवल और केवल वो फाइट करते हैं ऊपर से ही, वो फोर्स उस प्रकार के होते हैं जो किसी भी प्रकार के एक जहाज में बैठ करके ऊपर से वो फायरिंग करते हैं, उस प्रकार के फोर्स को क्या बोला जाता है,
एयरफोर्स बोला जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट की शाखा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस। तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। जुडिशरी, ये भी देखिए जुडिशरी, कितना सुंदर सा वर्ड दिया हुआ है जुडिशरी, है ना। जुडिशरी आप समझ रहे हैं। कोर्ट जानते हैं, कोर्ट, जहाँ पर जब कभी भी कोई झगड़ा झमेला हो जाता है या नहीं तो किसी भी मैटर को लेकर के उलझन हो जाता है और मैटर जब आगे बढ़ जाती है तो लोग कोर्ट चले जाते हैं, है ना। किसके पास? जुडिशरी के लिए चला जाते हैं। तो उसके पहले द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा, द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव भी जो दिया गया है ये भी इसके पहले द लगेगा, ठीक है। इसी तरह से द म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी समझ रहे हैं ना। म्युनिसिपैलिटी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सिटी हैं हमारे इंडिया के अंदर में जहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की सुविधा है, नगर निगम की सुविधा है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांच है उस ब्रांच के नाम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए होंगे। ये सारी वाक्य मैं आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ और ये फैक्ट को आप लोगों को केवल और केवल दिमाग में सेट करना है कि बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म्ड फोर्सेस we have to use the before the name of all the given names of government branches and armed forces. ओके, तो आप उसको शॉर्ट में उस तरीके से बना सकते हैं, द प्लस करके गवर्नमेंट ब्रांचेस या फिर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्सेस। समझ गए? ये आपका सेंटेंस के रूप में रहेगा, सेंटेंस के रूप में रहेगा, लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट यहाँ दिया हुआ है द पुलिस, तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग एक खास करके ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आप पढ़ते होंगे कि पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, तो हम लोग क्या बोलते हैं? द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम। तो द आया ना, पुलिस के पहले द आया ना। उस तरह के आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सेंटेंस में कहाँ पर कौन सा पार्ट में एरर है उस पार्ट को निकालिए और करेक्शन कीजिए। वो पार्ट में आपको ABCDE करके दे देगा, ठीक है ना। लास्ट में नो एरर रहेगा, है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ को आप फैक्ट को याद रखिए ना। फैक्ट को यदि आप याद रख लीजिए तो इतना समझ जाइए कि आर्टिकल से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। केवल और केवल आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और अगला जो दिया गया है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी, यू नो, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस यहाँ पर देखिए दिया गया है एक चीज, रिलीजियस ये एडजेक्टिव है और कम्युनिटी ये नाउन है। नाउन के पहले हमेशा क्या होता है जी? और एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। जैसे गुड मैन, गुड बॉय, बैड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, ब्रेव गर्ल, ब्रेव गर्ल, है ना। टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर। तो एक्सपीरियंस्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो रिलीजियस कम्युनिटी यानी किसी भी धर्म संप्रदायिकता की बात करें तो उसके नाम के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे रिलीजियस क्या क्या होता है? किसी भी धर्म की बात करें, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, पारसियन,
ईसाई, ये सब क्या है? ये सब रिलीजियस कम्युनिटी का नाम है, रिलीजियस कम्युनिटी का नाम है। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, देखिए द हिंदूज, हिंदू क्या है? हिंदू इज द नेम ऑफ ये कम्युनिटी ऑफ रिलीजियस, इट मीन्स कम्युनिटी ऑफ रिलीजन, रिलीजन का कम्युनिटी है, धार्मिक सांप्रदायिकता का नाम है हिंदू धर्म के। उसी तरह से मुस्लिम धर्म तो द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द पार्सियंस। ठीक है, इसके जगह पर यहाँ पर और आ सकता है द जैन्स, इसके बाद बौद्ध धर्म के लोग भी आ जाएंगे, द बौद्ध। ठीक है ना, इस तरह से जितने भी धर्म है यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आप लोगों को ATC कर दिया हूँ। और ये सब सारी सब किस में दिया जाएगा? सेंटेंस के रूप में, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब सेंटेंस के रूप में दे देगा। ठीक है ना, और इस तरह से करेक्शन करके पार्ट कर देगा, बोलेगा बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले द का प्रयोग होगा तो आप गलत कर बैठिएगा। तो आपको ये चीज़ को सेट रखना है, दिमाग में याद रखना है, और इसको एक तरीके से जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अभ्यास कीजिएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आई होप दैट आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से इंफॉर्मेशन के साथ साथ में आप लोग इसको फॉलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो देखिए, मैंने लिया यहाँ पर 6 नंबर में लिया द is used before the name of great पैलेस का मकसद क्या हो जाएगा? हमारे देश में या तो कहीं भी जब ग्रेट पैलेस की बात हो, अरे ग्रेट पैलेस का अर्थ समझ रहे हैं? महल, प्लेस नहीं, पैलेस, तो उसके पहले भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बताइए क्या होगा? हवा महल सुने हैं आप लोग? हवा महल सुने हैं ना? चलिए इसके भी पहले क्या लगेगा? द लगेगा। आप सुने होंगे ताजमहल, द ताजमहल सुने हैं ना? द ताजमहल, द हवा महल। ठीक है ना, इसी के साथ में जितने भी सारी पैलेस के नाम आ जाएंगे, महल का नाम जो हमारे प्राचीन काल से एंशियंट टाइम से चला जा रहा है, जैसे द लोटस टेम्पल, द कुतुब मीनार, है ना, इन सभी नाम के पहले क्या आ जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को PDF के माध्यम से इन सभी सारी चीज़ मिल जाएगी। अगला देखिए 7 नंबर में एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। आर्टिकल अर्थात द प्लस नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, किसी भी रिलीजियस बुक के पहले नाम आएगा, उसके पहले द लगाना है। जैसे रामायणा, आपको पता होगा कि रामायणा किसका है जी? रामायणा हिंदू धर्म का है, तो उसके पहले द लगेगा। उसी तरीके से आप लिखते हैं, अगर यदि गीता भी पवित्र बुक का नाम जाना जाता है, तो द गीता होगा। इसी तरीके से महाभारत, इसके भी पहले क्या लगेगा? द लगेगा। फिर द कुरान समझ रहे हैं ना? कुरान, तो कुरान के भी पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, और इसी के साथ में द रामायणा हो गया, द गीता हो गया,
द महाभारत हो गया, द कुरान हो गया। इसके बाद में आप लिख सकते हैं द इलियड, द इलियड, और लिख सकते हैं द इलियड। इलियड समझ रहे हैं ना, इलियड एक प्रकार का बुक है, ठीक है ना, ये भी ग्रंथ है, ये क्या है, ग्रंथ है। ओडिसी, ओडिसी, ठीक है, ये भी, इसके भी पहले द लगेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है किसी भी रिलीजियस बुक का नाम के पहले भी द लगेगा, किसी भी पैलेस, ग्रेट पैलेस का नाम आ जाए तो उसके भी पहले द लगेगा। आई होप दैट आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग अगले क्लास के माध्यम में आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे और अगले क्लास में अगले नए अंदाज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नया फैक्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी लेंगे, उसके लिए आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ करवाया जाएगा। आप लोग का परफॉर्मेंस ही हमारा बेहतरीन, आप लोग का रिजल्ट और परफॉर्मेंस ही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इसीलिए आज के लिए इतना ही, बस इसी के साथ आज मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।